नमस्कार, सुबह के 10 बज रहे हैं। आप देख रहे हैं आज सुबह, साथ आपके मैं हूं अर्पिता आर्य। राहुल के लंदन वाले बयान को लेकर सियासी बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। बीजेपी लगातार इस मुद्दे पर राहुल गांधी से माफी मांगने की मांग कर रही है। संसद में इस बात को लेकर लगातार हंगामा हो रहा है। हर दिन संसद सत्र से पहले एक केंद्रीय मंत्री राहुल गांधी के बयान को लेकर विरोध करता नजर आता है। आज केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने लंदन वाले बयान को लेकर देश का अपमान ये बताया और कहा कि देश में अभिव्यक्ति की आजादी पर कोई बंदिश नहीं है। कांग्रेस अड़ी है कि माफी का कोई सवाल ही नहीं उठता और पार्टी राहुल को नोटिस को भी मुद्दा बनाने की कोशिश में दिख रही है। तो भारत में मीडिया आजाद है, न्यायपालिका स्वतंत्र है। बीजेपी का ये कहना है राहुल गांधी को अपने अंदर झांकना चाहिए, ये बात भी बीजेपी कहती नजर आ रही है। यानी राहुल के मुद्दे पर बीजेपी सीधे तौर पर पूरी कांग्रेस पार्टी को निशाने पर ले रही है। One of the statements he's made is that we are facing, and I'm quoting, quote, we are facing an attack on the basic structure of Indian democracy. In the Constitution, India is defined as a union of state, and that union requires a negotiation. And then he goes on to compare the Indian Union with the European Union. Now, if any individual, a private citizen, goes outside the country or inside the country, he has a freedom to speak. But along with that freedom to speech comes what I call the need to have a sense of responsibility. Now, if you don't understand how the European Union came into being, पिछले हफ्ते के हंगामे के बाद आज फिर सारी निगाहें संसद पर होंगी। सबकी जहन में एक ही सवाल है कि क्या संसद की कार्यवाही सुचारू रूप से चल पाएगी। सभा की कार्यवाही 2 बजे तक पूरा हफ्ता जो है वो पिछला बीत गया था। आज क्या होगा, क्योंकि आपको बता दें कि शुक्रवार को ही सोमवार तक के लिए यानी आज तक के लिए स्थगित कर दी गई थी सदन। लगातार एक मुद्दा जो उठता हुआ नजर आ रहा है वो है राहुल गांधी का। राहुल गांधी से माफी की मांग सरकार की तरफ से और विपक्ष कह रहा है कि सरकार अडानी के मुद्दे पर जेपीसी बनाएगी। दो महत्वपूर्ण मुद्दे जिसको लेकर लगातार बहस हो रही है और सदन को स्थगित करना पड़ रहा है। राहुल को नोटिस, श्रीनगर में बयान, अडानी पर संग्राम। राहुल के विदेश में जो बोल थे, ये तमाम मुद्दे हैं जो बीजेपी बनाम कांग्रेस की जंग को भड़का रहे हैं। देखिए वो बयानबाजी जहां कांग्रेस अडानी की जांच पर अड़ी है, तो बीजेपी राहुल को उनके लंदन से कश्मीर तक के बयान को मुद्दा बना रहे हैं। लंदन वाले बयान के अलावा राहुल गांधी के जम्मू कश्मीर में दिए भाषण पर भी सवाल उठ रहे हैं। एक दिन पहले दिल्ली पुलिस की टीम राहुल गांधी के घर पहुंची और जम्मू कश्मीर में महिलाओं के साथ हुए यौन शोषण वाले बयान पर जानकारी मांग रही थी। दिल्ली पुलिस के नोटिस पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच सियासी संग्राम जारी है। उनको सताने के लिए, टारगेट करने के लिए पूरी कोशिश कर रहे और वो डरा के, धमका के, कमजोर करने की बात कर रहे हैं। हम कभी डरने वाले नहीं, कमजोर होने वाले नहीं। अगर महिलाओं को लेकर राहुल जी थोड़े से भी गंभीर हैं तो उनको जानकारी देनी चाहिए और एक सांसद के नाते तो उनकी बड़ी जिम्मेदारी बनती। क्या छिपा रहे हैं? क्या तब झूठ था या अब झूठ है? मैं इनको और कुछ महिलाओं के बारे में बताता हूँ। बताएं हमें क्या एक्शन लिया इन्होंने, हाथरस में क्या एक्शन लिया इन्होंने, कठुआ में क्या एक्शन लिया इन्होंने। जवाब दें इनका। क्या इन्हें जानकारी नहीं है उन महिलाओं की? उनके ही बारे में तो बताएं पहले क्या एक्शन लिया इन्होंने। सरेआम यहाँ महिलाओं के साथ जो होता है उसमें तो कोई एक्शन लेते नहीं है। उस वक्त तो ये झंडा बरदार बन जाते हैं बलात्कारियों के। हमने नहीं देखा था कठुआ में इन्होंने क्या किया था। आज यहाँ बड़े नियम हमें बताए जा रहे हैं। कौन है झंडा बरदार बलात्कारी? आपने नहीं देखा था कठुआ में कौन थे जो जुलूस निकाल रहे थे बलात्कारियों के पक्ष में? तो तब तो इन्हें मालूम था ना कौन बलात्कारी है, किसके साथ बुरा हुआ है। आज यहाँ राजनीति करने आ गए हैं। यदि किसी महिला के ऊपर अत्याचार हो रहा है, किसी महिला के साथ रेप हुआ है, किसी महिला के साथ बदसलूकी हुई है और राहुल गांधी जी देश के एक सांसद के रूप में इसे प्रस्तुत कर रहे हैं, तो क्या यह जानकारी पुलिस के पास नहीं होनी चाहिए?
और अगर पुलिस नोटिस लेके राहुल गांधी जी को डिलीवर करती है, राहुल गांधी जी उसे एक्सेप्ट नहीं करते हैं, राहुल गांधी जी पुलिस से मिलते नहीं हैं, पुलिस दोबारा कानून के अंतर्गत नोटिस डिलीवर करने राहुल गांधी जी के घर पर जाती है, 2-3 घंटे इंतजार करती है, राहुल गांधी जी से मिल करके उन्हें नोटिस डिलीवर करके उनसे निवेदन करती है कि उन महिलाओं के बारे में हमें बताइए ताकि संविधान के अनुसार कानून के हिसाब से हम काम कर सके। पूरे कांग्रेस में हाहाकार मच जाती है कि लोकतंत्र खतरे में है। जो कांग्रेस पार्टी को लगता है कि उनके शहजादे कानून से ऊपर है, यह विषय उचित नहीं है। जो भी जानकारी राहुल गांधी जी के पास है उन्हें संविधान के अंतर्गत उसे पुलिस और कानून की व्यवस्था के साथ साझा करना चाहिए। तो एक तरफ राहुल गांधी का बयान, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी जैसा परफॉर्म कर रही है उसको लेकर भी बवाल है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राहुल गांधी का नाम लेते हुए कल बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी राहुल गांधी को नेता बनाकर रखना चाहती है ताकि मोदी पर कोई सवाल ना खड़ा हो पाए। हालांकि ममता बनर्जी ने यह भी कहा कि राहुल जो है वो बीजेपी को टीआरपी देते हैं और इसलिए बीजेपी जीतती आई है क्योंकि विपक्ष का चेहरा राहुल होते हैं। अब अगर इस बार भी राहुल ही चेहरा हुए तो ये बीजेपी को ही फायदा पहुंचाएगा। पार्लियामेंट बीजेपी को जो जीतेगा কেন না তো রাহুল গান্ধী কি নেতা না তো রাহুল গান্ধী মুক্ত থাকলে মোদীকে অন্য কারণ ও রাহুল গান্ধী মোদী সবচেয়ে বড় পার্টি বললাম না বিশেষ कांग्रेस कमजोर न होती तो आज देश में बीजेपी न होती और कई कांग्रेस की बुराइयों की वजह से आज भारतीय जनता पार्टी देश में दिखाई दे रही है। उदाहरण के लिए मैं कह सकता हूं सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, ये कांग्रेस एक जमाने में अपने पॉलिटिकल अपोनेंट्स के खिलाफ जांच करती थी, उनके जेल भेजती थी या उनके खिलाफ कार्रवाई करती। उसी रास्ते पे तो आज बीजेपी है। सर, क्या मानते हैं कि राहुल गांधी जो है नेता उनको बीजेपी ने बनाया? ममता जी का ये बयान, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? उन्हें कांग्रेस को बहुत कोशिश करनी पड़ेगी। देश में अगर बीजेपी हटाना चाहते हैं तो रीजनल फोर्सेस तो हैं जो लड़ रहे हैं, कांग्रेस कहां लड़ रही है? सर, राहुल गांधी को क्या सलाह देना चाहेंगे? मैं उनके साथ काम किया हूं, मुझे कोई सलाह नहीं देनी है। और अब बात अमृतपाल की, जो अब तक पुलिस की गिरफ्त से दूर है। फरार चल रहे खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। पंजाब पुलिस अमृतपाल की तलाश में लगातार जुटी है। अब तक इस मामले में 112 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। अमृतपाल के चाचा और ड्राइवर ने आज सरेंडर भी कर दिया। एहतियात के तौर पर पुलिस हर जिले में फ्लैग मार्च कर रही है। इस बीच पुलिस ने दावा किया कि अमृतपाल सिंह आनंदपुर खालसा फोर्स के नाम से अपनी फौज खड़ी कर रहा था। उसके घर से AKF ब्रांड की जैकेट भी मिली है। अमृतपाल सिंह के गांव पर पुलिस का पहरा है। घर की तलाशी ली जा चुकी है, लोगों से पूछताछ हो रही है और इस पूरे माहौल का जायजा लिया है हमारे संवाददाता मंजीत सहगल ने। अमृतपाल सिंह क्या वारिस पंजाब डे के अलावा भी कोई संगठन खड़ा करना चाहता था? सूत्र बताते हैं कि वो AKF यानी आनंदपुर खालसा फोर्स के नाम से एक संगठन बनाना चाहता था और इसका एक उदाहरण अमृतपाल सिंह के घर के गेट के ऊपर आप देख सकते हैं, AKF लिखा गया है। इसका जो मतलब है, स्थानीय लोगों ने हमें बताया कि ये है आनंदपुर खालसा फोर्स। न केवल घर के दरवाजे पर बल्कि घर के ठीक सामने वाली दीवार पर भी इसी तरह से AKF लिखा हुआ है। तो क्या अमृतपाल सिंह के मंसूबे कुछ और थे या फिर ये महज एक शुरुआत भर थी?
पुलिस की जांच अभी चल रही है। जांच में ही सामने आ पाएगा कि क्या अमृतपाल सिंह वारिस पंजाब डे के अलावा कोई AKF नाम का संगठन भी खड़ा कर रहा था। कैमरा पर्सन अमन गुप्ता के साथ मंजीत सहगल, जल्लूपुर खेड़ा, आज तक। अमृतपाल सिंह के पिता का कहना है कि पुलिस उनसे सच्चाई छुपा रही है। उन्हें शक है कि अमृतपाल सिंह को गिरफ्तार किया जा चुका है और उन्हें मुठभेड़ में मारा जा सकता है। इसका एक्शन हो रहा है, आप उसको कैसे देखते हैं? पुलिस एकदम धक्का कर रही है, जिसकी के इतने बड़ा डंबर रचने की जरूरत नहीं है। अगर उसको अरेस्ट भी करना तो घर से आराम से किया जा सकता। कल 8-9 बजे तक वो घर में थे, तो उसका प्रोग्राम डेली रूटीन का प्रोग्राम था। ना पुलिस ने पहले कोई नोट्स दिया भी हाँ हमको अरेस्ट करना चाह रहे हैं, या कोई किसी परिवार से या कोई गांव वाले से किसी के संपर्क नहीं किया। तो इन्होंने अचानक ही हम लोग को, तो उसी टाइम वो अपना डेली रूटीन का प्रोग्राम था उनका, 2-3 जगह उधर जा रहे थे। पीछे क्या ड्रामा किया, इधर घर में हमारे गाँव में कितना फोर्स एरिया में लगा दिया। तो ऐसा तो कोई ऐसा जरूरत नहीं था। ऐसा तो खाली बदनाम करने के लिए, एक बड़ा आडंबर रचने के लिए ऐसा सब कर रहे हैं कि उसको इतना बड़ा होगा पेश किया जा रहा है। तो पुलिस तो ये क्लेम कर रही है कि हमने तो अभी गिरफ्तार ही नहीं किया, वो तो पुलिस से भाग रहे हैं। नहीं, अभी प्रो पंजाब में वीडियो भी है, उसमें वो शाहकोट थाना में उसको अरेस्ट करके लेके जा रहे हैं। वो आम पब्लिक के नज़र से भी वीडियो आ रही हैं, लेकिन पुलिस क्यों झूठ बोल रही है? हम लोग को तो इसी के लिए डर है कि उसको कहीं एनकाउंटर ना कर दें। उसको अगर पकड़ा है तो पहली बात तो इतना फोर्स से भागने का मतलब, पहली गलत ना उनका भागने का मकसद था। वो तो कभी बोला था कभी किधर भी जाए बुलाएंगे मैं जाएगा। तो अभी कितने के थे जब पुलिस का एक्शन हुआ? कितने लोग थे? कल तो 70-80 आदमी थे, लेकिन अभी तो पुलिस वालों ने उनको क्या कुछ बोल दिए से चले गए। कुछ उनको मैनेज करने वाले भी चले गए। तो पुलिस ने ऐसा दहशत ऐसा इधर फैलाया कि सब आदमी पता नहीं। कल तो इतना ये एरिया कोई ऐसा जगह नहीं था जिधर फोर्स नहीं है, चारों साइड में इधर उधर। तो इधर ऐसा तो कोई हम लोग को तो समझ से बाहर है। क्यों ऐसा, क्यों क्या ड्रामा क्यों रचा जा रहा है? कमलजीत संधू हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। कमलजीत, परिवार ये कह रहा है कि गिरफ्तारी हो चुकी है और वीडियोस भी सोशल मीडिया पर हैं। अभी अधिकारियों का क्या कहना है? देखिए, इस वक्त पंजाब पुलिस ने चुप्पी साधी हुई है, लेकिन एक बात साफ है, परिवार वाले भी वही बोल रहे हैं कि अमृतपाल कहाँ है, और पुलिस भी यही बोल रही है कि अमृतपाल कहाँ है। सूत्रों की माने तो वो अंडरग्राउंड हो चुका है, और लेकिन ऐसा भी माना जाता है कि वो जलंधर के इलाके में हो। जहां पे हम खड़े हैं वो है शाहकोट का इलाका, जिसके बारे में बात करे थे अमृतपाल के पिता कि पहले उनको इधर लेके आया गया था। लेकिन ये सारी बातें अब कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट में है, क्योंकि पंजाब पुलिस का सीधा कहना है कि अमृतपाल अभी भी भागा हुआ है, एक डिक्लेयर्ड फ्यूजिटिव है। लेकिन कई दिनों से जिस तरह से ये प्लानिंग चल रही थी, और हमने देखा है कि सेंट्रल एजेंसीज और पंजाब पुलिस ने जिस तरह से मिलकर ऑपरेशन किया है, अपने आप में अजीबोगरीब बात जरूर है कि किस तरह से उसके बाकी साथी पकड़े गए हैं। और कल भी सरेंडर हुआ है, जहां पे उनके जो अंकल हैं, चाचा हैं हरिजीत, और हरप्रीत ड्राइवर हैं, जो कि अलग थलग पड़ गए थे कॉन्वॉय से, उनको कल गिरफ्तार किया शाहकोट के ही गुरुद्वारे से। और उसके बाद वहां से एक कार भी बरामद की, मर्सिडीज कार, जिसमें अमृतपाल गए थे। लेकिन अमृतपाल का पता नहीं चल पाया है। लेकिन कई बातें आ रही हैं सामने कि जैसे इनके पिता बोल रहे हैं, वैसे कई समर्थक बोल रहे हैं कि अमृतपाल गिरफ्त में है। इसी वजह से हेबियस कॉर्पस एक फाइल हुई है पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में। वहां पे अमृतपाल के समर्थकों ने मांग की है कि उसे कोर्ट के सामने पेश किया जाए। लेकिन फिलहाल जो हमें सूत्र पंजाब पुलिस के हवाले से और इंटेलिजेंस एजेंसीज बोल रही हैं कि अभी भी अमृतपाल भगोड़ा है और अब तक उनकी गिरफ्त में नहीं आ पाया है, जिस वजह से सर्च ऑपरेशंस जारी हैं जलंधर में, अमृतसर में और कई ऐसे इलाकों में, और इसी वजह से बॉर्डर्स भी सील की गए हैं। ये कहानी अभी थोड़ी लंबी चलेगी जब तक अमृतपाल गिरफ्त में नहीं आ जाता। ठीक है कमलजीत, आप नजर बनाए रखिए। एक खबर लंदन से भी है। यहाँ खालिस्तान समर्थकों ने भारतीय उच्चायोग के बाहर प्रदर्शन किया। कई खालिस्तान समर्थक भारतीय उच्चायोग पहुंचे और तिरंगे का अपमान किया। हालांकि उच्चायोग के सुरक्षा अधिकारी तुरंत मौके पर पहुंचे और खालिस्तान समर्थकों को रोकने की पूरी कोशिश की। विरोध प्रदर्शन में शामिल लोग खालिस्तान का झंडा लिए हुए थे। इस विरोध प्रदर्शन को लेकर भारत ने गहरी नाराजगी जताई। कल भारत ने दिल्ली में तैनात ब्रिटिश राजनयिक को इस मामले को लेकर तलब भी किया। खालिस्तान समर्थकों के विरोध प्रदर्शन के बाद उच्चायोग पर अब बड़ा सा तिरंगा भी लगा दिया गया है।
उधर बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान को एक बार फिर से धमकी मिली है। उनके मैनेजर को धमकी भरा एक ईमेल मिला। 2 दिन पहले ये ईमेल उनको मिला। इस मामले में बांद्रा पुलिस ने केस दर्ज कर लिया। 18 मार्च को सलमान खान के मैनेजर को ईमेल आया। ईमेल में साफ साफ सलमान को धमकी दी गई। ईमेल में लिखा गया था कि गोल्डी भाई को तेरे बॉस यानी सलमान खान से बात करनी है। इंटरव्यू देख ही लिया होगा उसने, शायद नहीं देखा हो तो बोल देना देख ले। मैटर क्लोज करना है तो बात करवा दो, फेस टू फेस करना हो तो वो भी बता दो। अभी टाइम रहते इन्फॉर्म कर रहा हूं। पहली बार झटका ही देखने को मिलेगा, अगली बार। ईमेल मिलते ही सलमान के मैनेजर बांद्रा पुलिस थाने पहुंचे, केस दर्ज कराया। पुलिस ने भी तुरंत सलमान के अपार्टमेंट की सुरक्षा बढ़ा दी। पुलिस की जिप्सी तैनात कर दी गई है। तो एक बार फिर से सलमान को धमकी मिली है। गोल्डी भाई यानी गोल्डी बराड को तेरे बॉस यानी सलमान खान से बात करनी है, ये उस ईमेल में लिखा हुआ है। मैटर अगर क्लोज करना है तो बात कर लो, फेस टू फेस अगर मिलना चाहो, बात करना चाहो तो वो भी हो सकता है। अभी टाइम रहते इन्फॉर्म किया जा रहा है और अगली बार झटका ही देखने को मिलेगा। तो ईमेल के जरिए ये धमकी सलमान खान को मिली है। याद होगा आपको, पहली धमकी उनके पिता जब मॉर्निंग वॉक पर जा रहे थे उस वक्त एक चिट्ठी उन्हें मिली थी जिसमें सलमान खान को धमकी दी गई थी। और उसके बाद ये दूसरी चिट्ठी है जिस पर एक बार फिर से सलमान को धमकाया गया है। हालांकि इस पर शिकायत दर्ज करा दी गई है, कई लोगों पर केस दर्ज हो चुके हैं और पुलिस आगे छानबीन कर रही है। उनके अपार्टमेंट के बाहर भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। 5 जून को उनके पिता को धमकी मिली थी। 18 मार्च को गोल्डी बराड से बात करने को कहा गया था। जो ईमेल आया उसमें ये सारी बातें कही गई थी। मैनेजर को ये धमकी भरा ईमेल सलमान के आया था। भारतीय अभिनेता और बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान को फिर से मिली एक और बार धमकी। उसके चलते ही मुंबई पुलिस ने उसकी सिक्योरिटी और सुरक्षा के काफी लेयर्स फिर से एक और बार बढ़ा दिए है। पिछले साल नवंबर में उनको एक धमकी भरा लिखित पत्र मिला था जहां उनके पिता सलमान खान जिस बेंच पर बांद्रा बैंडस्टैंड पर प्रोमेनाड पर बैठते हैं अपने मॉर्निंग वॉक के बाद, वहीं पर वो धमकी भरा पत्र लिखा था जिसमें लिखा था कि तुम्हारा फेट भी सिद्धू मूसेवाला जैसे ही होगा। और उस पे सिग्नेचर में लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड के सिग्नेचर्स के बारे में लिखा गया था। लेकिन इस टाइम जो मार्च 18 को पिछले 2-3 दिनों में जो उनको धमकी भरा ईमेल आया उसको लेकर उनके मैनेजर प्रशांत गुंजलकर ने FIR कराई बांद्रा पुलिस स्टेशन में। और अगर आपको एक और बार फिर से नजरिया दिखा दे बांद्रा बैंडस्टैंड का, यहाँ पर है और हम गैलेक्सी अपार्टमेंट्स के बिल्कुल बाहर है। और आप देख पाएंगे कि यहाँ पर आज ज़्यादा फैंस भी नहीं हैं क्योंकि मुंबई पुलिस और उनके बॉडीगार्ड्स किसी फैंस को यहाँ खड़े नहीं रहने दे रहे। उधर आज एक बार फिर से दिल्ली में किसानों का कूच हो रहा है। रामलीला मैदान में किसान जम रहे हैं जहां उनकी महापंचायत होनी है। इसमें देश भर के किसानों के पहुंचने की उम्मीद है। किसान अपनी कई मांगों को लेकर ये महापंचायत कर रहे हैं। इसमें पहली मांग है कि स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश को सरकार लागू करे। दूसरी मांग है MSP पर नई समिति का गठन हो। तीसरी और अहम मांग है ये है कि किसानों का जो कर्ज है वो माफ किया जाए। चौथी मांग ये है कि उर्वरकों की कीमतों में कमी की जाए और 5वीं मांग है कि खेती के लिए सरकार मुफ्त बिजली दे। तो ये अपनी मांगों को लेकर एक बार फिर से दिल्ली में किसानों का ये मोर्चा है। किसान अपने कर्ज की माफी की बात कर रहे हैं, MSP गारंटी की बात कर रहे हैं और कई मांगे हैं जिनको लेकर वो प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। दिल्ली के रामलीला मैदान में किसानों के जुटने का सिलसिला शुरू हो चुका है और ये कहा जा रहा है देश भर के किसान इस मार्च में हिस्सा लेने वाले हैं। उधर भारत जापान दोस्ती के नए दौर की शुरुआत होती दिख रही है। जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा आज से 2 दिन के दौरे पर भारत आए हैं। एयरपोर्ट पर केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने उनका स्वागत किया। आज जापान के प्रधानमंत्री मोदी के साथ मुलाकात करने वाले हैं। दोनों नेताओं के बीच क्वाड, G20 और G7 की बैठक को लेकर चर्चा होगी। जापान इस साल G7 की अध्यक्षता कर रहा है तो भारत के पास G20 की अध्यक्षता की जिम्मेदारी है। पीएम मोदी G7 की बैठक में भाग लेने इस साल मई में हिरोशिमा जाएंगे। दोनों नेताओं के बीच यूक्रेन युद्ध को लेकर भी चर्चा होगी।
तो थोड़े साल वॉलमार्ट के लिए भारत दुनिया का सबसे बड़ा विदेशी बाजार बन सकता है। इस मुकाम तक पहुंचने से पहले भारत चीन को पीछे छोड़ने के लिए तैयार है। वॉलमार्ट को ये कामयाबी दिलाने में फ्लिपकार्ट और फोन पे का हाथ है, जिनके दम पर ये रिटेल चेन भारत में छाने के लिए तैयार है। दुनिया की सबसे बड़ी रिटेल कंपनी और दुनिया में सबसे ज्यादा कर्मचारियों को नौकरी देने वाली प्राइवेट कंपनी वॉलमार्ट के कारोबारी नक्शे पर अब भारत अपनी अलग छाप छोड़ने के लिए तैयार है। दरअसल वॉलमार्ट के लिए अभी तक अमेरिका से बाहर चीन सबसे बड़ा मार्केट था, लेकिन अब कंपनी का अनुमान है कि इस साल चीन को पीछे छोड़कर भारत कंपनी का सबसे बड़ा विदेशी बाजार बन जाएगा। भारत में काम कर रही ई कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट और पेमेंट ऐप फोन पे पर वॉलमार्ट का मालिकाना हक है। हाल ही में वॉलमार्ट के सीएफओ जॉन डेविड रेनी ने भारत का दौरा किया था। इस दौरान उन्होंने फ्लिपकार्ट और फोन पे की टीमों से मुलाकात की थी। रेनी के मुताबिक इस मुलाकात के बाद उन्हें अंदाजा हुआ कि ये दोनों टीमें कितना जबरदस्त काम कर रही हैं। इसके साथ ही भारत के मौजूद मौकों के बारे में भी उन्हें एहसास हुआ, जो उन कंपनियों के आगे चलकर संभावित ग्रोथ की तरफ मजबूत इशारा कर रही है। यही नहीं, फ्लिपकार्ट और फोन पे का भारत में बड़ा मार्केट शेयर है। इसके बाद ही वॉलमार्ट के सीएफओ जॉन डेविड रेनी ने हाल ही में हुई एक इन्वेस्टर कॉल में भरोसा जताया कि भारत जल्द ही चीन को पीछे छोड़कर वॉलमार्ट का सबसे बड़ा विदेशी बाजार बनने को तैयार है। देश में रिटेल मार्केट में आज भी 88% हिस्सेदारी गली नुक्कड़ों पर स्थित किराना स्टोर्स की है। ऐसे में फ्लिपकार्ट समेत तमाम ई कॉमर्स कंपनियों और मॉडर्न ट्रेड स्टोर्स तक के लिए इस बाजार में विस्तार की अपार संभावनाएं मौजूद हैं। भारत में बड़ी ग्रामीण आबादी और कृषि आधारित जनसंख्या होने से इन किराना स्टोर्स का दबदबा लंबे समय से कायम है। रिटेल की इसी ताकत को देखते हुए दुनिया की सबसे बड़ी रिटेल चेन वॉलमार्ट ने भी 10,000 से कम आबादी वाले छोटे शहरों में काम करके शुरुआती सफलता हासिल की थी। फ्लिपकार्ट के कारोबार में जारी तेजी का असर है कि दुनिया भर की टेक कंपनियों में जारी छटनी के बीच फ्लिपकार्ट अपने 70% कर्मचारियों को इस साल इंक्रीमेंट देगी। कंपनी के इस कदम से केवल ऊपरी लेवल के 5,000 कर्मचारियों को ही इस साल इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा। फ्लिपकार्ट ने सभी कर्मचारियों को बता दिया है कि जो लोग ग्रेड 10 या उससे ऊपर के लेवल के हैं, उन्हें किसी तरह का इंक्रीमेंट 1 अप्रैल से शुरू होने वाली वेतन साइकिल में नहीं मिलेगा। हालांकि इन कर्मचारियों को भी बोनस, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन जैसे फायदे मिलेंगे। आदित्य के राणा, आज तक। संसद की कार्यवाही शुरू होने से पहले विपक्षी पार्टियों की एक बैठक हुई और इस बैठक में यह फैसला लिया गया कि लोकसभा में राहुल गांधी को लंदन के दिए बयान पर बोलने का समय दिया जाए। राहुल गांधी के आवास पर दिल्ली पुलिस को भेजे जाने का मुद्दा कांग्रेस संसद में उठाएगी। राज्यसभा में अडानी मसले पर जेपीसी की मांग को विपक्ष जारी रखेगा। तो विपक्ष का यह फैसला है कि लंदन वाले बयान पर राहुल गांधी अपनी बात रखें। राहुल के आवास पर पुलिस जो कल पहुंची थी, उसका मुद्दा भी संसद के पटल पर गूंजने के आसार दिख रहे हैं। सुप्रिया हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुकी हैं, कांग्रेस दफ्तर में वो मौजूद हैं। सुप्रिया, आज राहुल गांधी बोले लंदन वाले बयान पर, इस पर एक विपक्षी दल जो है वो मुद्दा इसको बना रहे, लेकिन ये होगा कैसे? क्योंकि ये मांग तो लगातार उठ रही थी, लेकिन इसको पूरा तो करने की कोशिश केवल सरकार की तरफ से अलग मुद्दे हैं, विपक्ष की तरफ से अलग मुद्दे हैं और संसद सत्र ही नहीं चल पा रहा है। अर्पिता, देखिए, जहां तक आपने जो सवाल उठाया है उसी पर कांग्रेस पार्टी और अन्य विपक्षी पार्टियां कह रही हैं कि राहुल गांधी जो खुद हैं पिछले हफ्ते स्पीकर से मिले, उन्होंने ओम बिरला जी को कहा कि उनको समय दिया जाए। उसके बाद यहाँ कांग्रेस मुख्यालय से उन्होंने कहा कि मैंने समय मांगा है क्योंकि मेरे ऊपर चार जो मिनिस्टर्स हैं उन्होंने हाउस के अंदर ही एलिगेशन लगाया, क्योंकि मेरा नाम उठा है, मेरे नाम पर एलिगेशन लग रहे हैं, तो मुझे भी अपनी बात रखने का पूरा मौका दिया जाना चाहिए लोकसभा के अंदर। इसके साथ साथ राहुल गांधी जो है उन्होंने ये भी जो है बार बार कहा है कि उनको मौका दिया जाए ताकि वो अपनी बात को रखें, हाउस के अंदर रखें, और उन्होंने साफ कहा कि जब तक वहां बात नहीं रखूंगा बाहर नहीं कहूंगा। उसके बाद जो है दूसरी चीज जो आ रही है वो ये आई है कि आज जितनी भी विपक्षी पार्टियां थी, लगभग 16-17 विपक्षी पार्टियों की आज जो बैठक हुई है उसमें डिसाइड हुआ है 3 मुद्दे। पहला ये कि ये मांग उठेगी लोकसभा राज्यसभा के अंदर कि राहुल गांधी को जो है अपनी बात रखने का मौका दिया जाए, क्योंकि दोनों हाउसेज में, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, वहां पर उनके ऊपर जो है वो मिनिस्टर्स की ओर से जो है एलिगेशंस लगाए गए हैं। दूसरा मुद्दा जो है वो है अडानी ग्रुप का, और उन्होंने कहा कि अडानी ग्रुप के ऊपर जो पूरा विपक्ष लामबंद होकर मांग कर रहा है कि डिस्कशन हो, जेपीसी हो, उसको फिर से उठाएंगे। और तीसरा मुद्दा है जो कि लोकसभा में कांग्रेस पार्टी के बहुत सारे जो एमपीज हैं उन्होंने जेन्युइन मोशन मूव किया है, उसमें कहा है उन्होंने कि राहुल गांधी जो है
उनके घर पे कल जिस तरह से दिल्ली पुलिस आई और जिस तरह से कार्रवाई हो रही है, भारत जोड़ो यात्रा को लगभग 40-45 डेज के करीब खत्म हो चुके हैं, ओवर हो चुकी है। उसके बाद इस तरह से दिल्ली पुलिस आ रही है और जो कल उनकी गतिविधि वहां पर राहुल गांधी के घर पर दिखी है, उसको देखते हुए कांग्रेस पार्टी उन सब ने कहा है कि कुछ नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी अदानी का मुद्दा उठा रहे हैं, इस करके डाइवर्जन टैक्टिक है और राहुल गांधी के ऊपर बीजेपी अटैक करी है। तो संसद से लेकर सड़क तक हमको फिर से आज रण देखने को मिलेगा। राहुल गांधी साथ में मल्लिकार्जुन खड़गे कर्नाटक की ओर निकल गए हैं और कहा जाए तो कर्नाटक से फ्रेश साल्वोस फायर जरूर ठीक है सुप्रिया, आप नजर बनाए रखिए। राहुल गांधी के मुद्दे पर जबरदस्त हंगामा सदन के अंदर आज भी देखने को मिल सकता है। आपको बता दें, शुक्रवार को ही सदन स्थगित करके आज के लिए कार्रवाई 11 बजे फिर शुरू होगी, लेकिन हंगामे के आसार दिख रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के काला टीका वाले बयान को लेकर सियासत भी शुरू हो चुकी है। दरअसल प्रधानमंत्री ने एक बयान दिया जिसको लेकर अब जबरदस्त सियासत है। पीएम मोदी ने इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में कहा था कि भारत की तरक्की को देखकर कुछ लोग काला टीका लगा रहे हैं। कांग्रेस ने पीएम मोदी के इस बयान को लेकर ट्वीट के जरिए पलटवार किया। इस ट्वीट में अडानी का नाम लिखकर काला धब्बा लिखा है। जब देश आत्मविश्वास से भरा हो, संकल्प से भरा हो, विदेश भी, दुनिया के विद्वान भी भारत को लेकर आशावान हो, इन सब के बीच निराशा की बातें, हताशा की बातें, भारत को नीचा दिखाने की बातें, भारत का मनोबल तोड़ने की बातें भी होती रहती है। अब हम जानते हैं कि किसे कहीं पर भी शुभ होता है ना, तो काला टीका लगाने की परंपरा रहती है। तो आज इतना शुभ हो रहा है, इतना शुभ हो रहा है कि कुछ लोगों ने काला टीका लगाने का जिम्मा लिया है और ये इसलिए कि नजर न लग जाए। तो जाहिर तौर पर राहुल गांधी से पूछताछ का मुद्दा आज संसद में संग्राम मचाएगा और ये प्रधानमंत्री का जो बयान है इसको लेकर भी जबरदस्त हंगामा देखने को मिल रहा है। कांग्रेस के नेताओं ने इसका ट्रेलर रविवार को ही दिखा दिया। कांग्रेस सवाल कर रही है कि राहुल गांधी के बयान देने के इतने दिनों बाद दिल्ली पुलिस आखिरकार क्यों जागी। कांग्रेस आरोप लगा रही केंद्र सरकार राहुल गांधी के खिलाफ साजिश रच रही है। हमने एक उनको रिटन में नोटिस दिया है, नोटिस उनके ऑफिस ने एक्सेप्ट कर लिया है और वो हमें उसका जवाब देंगे। उसके बाद फिर आगे कार्रवाई होगी। ये यूं इस तरह से क्या डराने की कोशिश की जा रही है हमें? हम डरेंगे इन्हें लगता है? जब चाहे पुलिस भेज देंगे, जब चाहे सड़क रोक देंगे, जब चाहे हमारे नेता के घर के बाहर पुलिस का इतना बड़ा घेराबंदी हो जाएगी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भी सियासत खूब गरमाई। कभी बयानों पर घमासान हुआ, कभी आरोपों पर जंग हुई। लेकिन अब भारत जोड़ो यात्रा के खत्म होने के करीब 1.5 महीने बाद राहुल के पुराने बयान पर नया तूफान खड़ा हो गया है। दिल्ली पुलिस राहुल को नोटिस जारी कर रही है, बयान दर्ज कराने के लिए उनके घर पहुंच रही है और इस एक्शन पर जबरदस्त राजनीति हो रही है। देखिए, इश्यू को डाइवर्ट करने के लिए, अदानी को बचाने के लिए वो इस तरीके के सवाल पूछ रहे हैं और पुलिस को भेजकर वो इश्यू को अलग करना चाहते हैं। लेकिन उन्होंने अदानी को कितनी भी कोशिश करे बचाने की, हम उनको सवाल पूछते रहेंगे और घेरते रहेंगे। बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी के खिलाफ दिल्ली पुलिस का एक्शन तब हो रहा है जब विदेश में बयान को लेकर बीजेपी पहले से ही राहुल गांधी को घेर रही है। दिल्ली पुलिस मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। संसद से सड़क तक राहुल गांधी पर हमला बोल रही है। देश के अंदर जो भी असामाजिक तत्व हैं किसी प्रकार का कार्य कर रहे हैं उसकी जानकारी पुलिस को देनी चाहिए।
न्यायपालिका को देनी चाहिए और देश की अस्मिता अखंडता को बनाए रखने के लिए ये सब जरूरी है। लेकिन उनका इस चीज में कोई विश्वास नहीं है। वो नहीं चाहते कि देश आगे बढ़े, बहन बेटी की इज्जत लुटना रुके, आतंकवादी कटघरे के पीछे हो, क्योंकि उनका साथ आतंकवादियों से रहा है। दिल्ली पुलिस के सामने राहुल गांधी का बयान तो दर्ज नहीं हुआ, लेकिन सियासी बयानबाजी जरूर तेज हो गई। बीजेपी ने राहुल गांधी पर सीरियल अटैक किया। अगर वो पीड़ित महिलाओं का नाम राहुल गांधी नहीं बताएगा, वो पीड़ित महिला को न्याय कैसे मिलेगा? आप जाके बोला मैं मिलिटेंट को मिल के आया, तो आप जो मिलिटेंट का बारे में बोला है, जो आपका बीच में सरसा हुआ, आपको क्या पुलिस को बताना नहीं है? आपने कभी फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ ए सिटीजन इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा नहीं है? कभी आपने सीआरपीसी देखा नहीं है? वो हताशा में ये काम करते जा रहे हैं। और पुलिस अगर पूछ रही है कि देश के अंदर आप माहौल को खराब करने, विदेशी ताकतों को, टूल किट को मौका देने के लिए अगर आप कहते हैं ऐसे सवाल, तो आपको जवाब भी देना पड़ेगा। वैसे तो राहुल गांधी के घर पर दिल्ली पुलिस 2.5 घंटे ही रुकी, लेकिन ये बवाल 2.5 दिनों या फिर 2.5 महीने में भी खत्म होने वाला नहीं है। इस सियासी घमासान में अभी कई मोड़ आने बाकी हैं। जो किस्सा कांग्रेस ने अडानी से शुरू किया था, उसमें ये श्रीनगर वाला वाकया भी जुड़ गया है, जिसे लेकर बीजेपी राहुल गांधी को संसद में घेरेगी। यानी आने वाले वक्त में संसद में भरपूर हंगामे के आसार हैं। अरविंद ओझा और मौसमी सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। उधर गृह मंत्री अमित शाह ने इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में कहा था कि संसद कैसे चले, आज भी संसद में हंगामे के आसार हैं और सवाल है कि आखिर हंगामे के चलते सदन कब तक ठप रहेगा। सुनिए अमित शाह का वो बयान। देखिए, किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में पार्लियामेंट अकेला सत्ता पक्ष या अकेला विपक्ष नहीं चला सकता, दोनों के बीच में संवाद होना चाहिए। मैं इस बार जो विवाद हुआ है इसको बारीकी से देख रहा हूं, पार्लियामेंट में ही पूरा दिन देर रात तक बैठता हूं। हमारे इनिशिएटिव के बाद भी उस ओर से कोई चर्चा का प्रस्ताव भी नहीं आता है। बात किसके करें? बात मीडिया में कर रहे हैं। अब स्लोगन लाए कि पार्लियामेंट में फ्रीडम ऑफ स्पीच हो। पार्लियामेंट में फ्रीडम ऑफ स्पीच है ही भाई, आपको कोई नहीं रोक सकता, मगर पार्लियामेंट में फ्री स्टाइल नहीं बोल सकते। रूल्स के हिसाब से बोलना पड़ता है, रूल्स को पढ़ना पड़ता है, रूल्स को समझना पड़ता है, अध्ययन करना पड़ता है, बाद में रूल्स के हिसाब से पार्लियामेंट में डिबेट होती है। जैसे रोड पर बोलते हैं ऐसे पार्लियामेंट में नहीं बोल सकते। ना नियम समझना, ना कुछ करना, और फिर कहते हैं कि बोलने नहीं देते। ऐसा नहीं होता है भाई, कभी भी कोई भी खड़ा होकर नहीं बोल सकता। इसके नियम बने हुए, इसकी एक पुस्तिका है जो सालों पुरानी है, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। मैं मानता हूं पार्लियामेंट चलनी चाहिए। स्पीकर साहब की चैम्बर में उन्होंने जाकर बात करनी चाहिए। हमने स्पीकर साहब को भी कहा है, वो भी आने चाहिए। दोनों ओर से चर्चा कर इसका रास्ता निकाल कर बहस करनी चाहिए। 2024 में जो मुद्दे गूंजेंगे उसमें एक मुद्दा होगा हिंदू राष्ट्र का, ये भी दिख रहा है, क्योंकि बाबा बागेश्वर धाम वाले पंडित धीरेन्द्र शास्त्री बार बार हिंदू राष्ट्र का मुद्दा उठा रहे हैं। बागेश्वर धाम के बाद मुंबई में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का भव्य दरबार लगा, यहां भी बाबा ने सनातन झंडा बुलंद किया। जय श्री राम। आज के इस कार्यक्रम में भारत रक्षा मंच के राष्ट्रीय मेरे पागलों, आप अपनी जिंदगी में याद रखना, जो कच्चा आदमी होता है वो हमेशा बह की बातें करता है, लेकिन जो सच्चा आदमी होता है वो काल के बाप से भी नहीं डरता है। यह है मुंबई में बाबा बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का दिव्य दरबार। सभी आयोजकों के लिए जय श्री राम। मीरा रोड इलाके में हुए इस आयोजन में लोगों की भीड़ देखिए। पूरे पार्क में कहीं तिल रखने की जगह नहीं थी। खचाखच भरे मैदान में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के लिए विशाल मंच बनाया गया था।
मंच पर आते ही बाबा ने सनातन धर्म का नारा लगाया। दो दिन के इस कार्यक्रम के पहले दिन पंडित धीरेन्द्र शास्त्री अपने विरोधियों को अपने ही अंदाज में चुनौती देते हुए नजर आए। तो आप सब बागेश्वर बालाजी से जुड़िए, जो पूछें वो पर्चे पर पढ़ें, अंधविश्वास में बिल्कुल भी ना। और एक बात, हमें किसी को प्रमाण नहीं देना है, जिसको दिक्कत हो हमारे यहाँ आके ले जाए, हमको नहीं देना है। जिसको दिक्कत हो आ जाए, हमें थोड़ी खुजली भाई, जिसको खुजली भाई वो मलम लगाए, हमें खुजली नहीं है। जिसको खुजली हो वो आए, हम मलम लगा देंगे, पैरासिटामोल गोली दे देंगे, लौट करके या तो खुजली नहीं रहेगी या खुजली वाला नहीं। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि उनके आयोजन को रोकने की पूरी कोशिश की गई थी। हजारों की भीड़ में हुंकार करते हुए पंडित धीरेन्द्र शास्त्री सवाल उठाने वालों को क्या जवाब देते हैं, ये भी सुनिए। तो हम ये तुमसे कहते हैं कि वही पूछना जो तुम सुन सको। एक और हम बता देते हैं, हम किसी के समस्याओं का प्रदर्शन करने नहीं बैठे, ना हमें तुम्हारी बेइज्जती करनी है, लेकिन करवाओगे तो हम कसम खा के नहीं बैठे, नंगा करके भेजेंगे। ये भी सुन लो। हाँ, हम देखो अपने राम ना, तो हम कोई हम पढ़े लिखे, हम तो जो प्रेरणा लगती है हमारे लो। देखो भाई तुम्हें दिखा देंगे। दिव्य दरबार में कई लोग हिंदू राष्ट्र का पोस्टर बैनर लेकर आए थे। हाल के दिनों में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इस मुद्दे पर बेहद मुखर रहे हैं। इसके लिए वो हर परिवार से एक बच्चा राम के नाम समर्पित करने की अपील भी करते रहे। दो बातें हम बड़ी गंभीरता पूर्वक कहें। सनातन के साथ धर्म है जहां पर पाखंड को थोड़ा सा भी स्थान नहीं है। और मेरे पागलों, तुम बस, हम तुमसे अंत में यही प्रार्थना करेंगे, तुम चिंता मत करो। हम ऐसा कोई भी कार्य नहीं करेंगे जिससे सनातन को नीचा देखना पड़े, लेकिन हम भारत को हिंदू राष्ट्र बनवा करके छोड़ेंगे। अपने अपने घर का एक एक बच्चा राम के लिए जरूर निकालो घर से बाहर। तीसरी बात जो हम तुमसे कहना चाहते हैं, तीसरी बात यह है, जिनको बागेश्वर धाम में पाखंड नजर आता है, जिनको अंधविश्वास नजर आता है कि हम अंधविश्वास में धकेल रहे हैं या हम पाखंड कर रहे हैं, उन मूर्खों को हमारे सामने आना चाहिए। एक एक दाग बता करके हम भेजेंगे उनको। दरबार में भक्तों की भीड़ के बीच पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने लोगों से सनातन धर्मी बनने की भी अपील की। 6 दिन तो पीते हैं पौवा, और फिर मंगलवार को कहते जय हनुमान ज्ञान गुण सागर भूत पिशाच निकट नहीं ठटरी के बरे न कटा है। तोरे घर के बब्बा कक्का है, हनुमान जी तोरे घर के अंकल थोड़ी है कि तुम 6 दिन रात को। हमने एक और नाम पढ़ा, बिस्की है, रातों को पीते हैं। अब तुम 6 दिन पी रहे भिस्की और फिर कर रहे हो कि गुरुजी हनुमान जी कृपा नहीं कर रहे। हनुमान जी ने तो ठेका ले रखो। इस दौरान अर्जियां भी लगाई गई और लोगों की समस्याओं को भी सुना गया। नागपुर दौरे में उनके चमत्कार को लेकर सवाल उठे थे, इसीलिए वो आने वाले शख्स से जरूर पूछ रहे थे। किसी को उन्होंने अपनी अर्जी के बारे में बताया तो नहीं है। मुंबई के दिव्य दरबार में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कविता पढ़ते हुए अपने लक्ष्य का ऐलान से हो हनुमान जी। कुल मिलाकर सनातन धर्म के ऐलान के साथ पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने मुंबई के दिव्य दरबार से एक बार फिर विरोधियों पर जमकर पलटवार किया। पारस धामा, मुंबई, आज तक।